तो कैसे हो दर्शकों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज हम नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट ब्रॉडकास्ट के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। नरेंद्र जो कि लिया है निखिल भाई ने लिया है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बिना रिएक्शन देना शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि पाकिस्तानी रिएक्शन भी एंड तक देते हो ना, वैसे ही ये भी एंड तक देखना। करते हैं शुरू। स्वागत हो गया मोदी जी का। We will try to draw parallels between politics and entrepreneurship. Zero fear, not afraid of anything. और एक ऐसा decision लें जो आप otherwise नहीं ले रहे because of structure, construct. पार्ट्स में करूँगा मैं। वो एक चीज क्या होती है? दो पार्ट्स में कितना आ गया? Start? अब तो कितने पॉडकास्ट किए आपने? 25 सर। 25। हाँ। बट हम महीने में एक रात करते हैं बस। अच्छा। हर महीने में एक दिन एक पॉडकास्ट और बाकी महीना कुछ नहीं करते। लेकिन जिससे करना है उसको एक महीने तक समय दे करके उसको काफी कंफर्ट करते हैं। करेक्ट। इन डेप्थ में करते हैं। ज्यादातर पॉडकास्ट जो हमने किया है इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी ऑडियंस पूरी वो कैटेगरी है 15 to 40 जिनको पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है। तो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक एपिसोड, मेटावर्स के बारे में एक एपिसोड, फार्मास्यूटिकल चीजों के बारे में, ऐसे वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट करते हैं। और एक क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू होने वाला है जिसमें हमने बिल गेट्स ऐसे कुछ लोगों के साथ बातें की हैं, बट अगेन वेरी स्पेसिफिक टू द और निष्पक्ष इंटरव्यू होने वाला है। अक्षय कुमार जैसा नहीं होगा। पहली बार हो रहा है और इसलिए मेरे लिए भी दुनिया बिल्कुल नई है। तो सर मुझे माफ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं हो। मैं साउथ इंडियन हूँ। मैं ज्यादातर बैंगलोर में पला बड़ा हूँ और वहाँ पे लोग, मेरी मम्मी का सिटी मैसूर है तो वहाँ पे ज्यादा लोग कन्नड़ा बोलते हैं और मेरे पापा मंगलुरु के पास से थे। हिंदी मैंने स्कूल में सीखी है बट फ्लुएंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और लोग कहते हैं कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, जो लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड बी फाइन। देखिए मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। और ये हमारा पॉडकास्ट एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। हम ज़्यादातर उन लोगों से बातें करते हैं जिन्हें पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, फंडिंग पहली बार कहाँ से मिले, उन्हें कहाँ से सीखने के लिए मटेरियल मिलेंगे ऑनलाइन। तो हम उस जोन से आ रहे हैं। एंड अलोंग द वे टुडे वी विल ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज है जिसके बारे में किसी ने अब आज तक बातें नहीं की है। तो विल टेक दैट डायरेक्शन और आगे चलते हैं। तो अगर आप चाहे इस पॉडकास्ट में कुछ सवाल खुद पूछने के लिए, मेरे पास कोई अच्छे आंसर्स नहीं है बट आप बेहद पूछ सकते हैं। पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में इज आपके लाइफ के पहला भाग, प्री पीएम प्री सीएम, आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था। इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द फर्स्ट एरा ऑफ योर लाइफ। देखिए वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में है, महसाना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी। अभी तो ज्यादा मोटा मोटा मुझे याद है। मैं उस स्थान से, लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना गांव होता है वैसा एक मेरा गांव था। मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ स्टेट था। तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी, ऐसे 4-5 चीजें। यानी गायकवाड़ स्ट्रीट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके विशेष व्यवस्था थी। तो मैं उस गायकवाड़ स्ट्रीट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरे ख्याल बचपन में वही रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहां। मैं मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाजत मिल जाती थी। बाद में वहां एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल।
वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था, वो कोई ऐसा आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहां स्कूली शिक्षा वहां पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन वो मेरे गांव में रहे थे, तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। तो मैंने उस समय शायद यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूएन सांग के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे गांव में वो रहते थे, अब उसको भी जिक्र कहीं करना, ऐसा करके मैंने कुछ प्रयास तक किया था। वो बहुत साल पहले की बात है। उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे, वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे। अब मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे, देखो को भाई इसको कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कॉर्नर में डाल देना। धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई कोई स्टोरी है, इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा, शायद वो कर पाएंगे। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं अभी इस साल नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे चाइना, लगभग 5-6 सालों के बाद वार्तालाप होगी 1-2। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव बुंडनगर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा वो क्या बात है, आपने यहाँ तक का कार्यक्रम बना दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं, मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। तो क्या? ह्यूएन सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो ये मैंने पहले भी सुनी है। करेक्ट है। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीजें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, दबाती चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्राफ करता है लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई मैं रुचि नहीं थी, ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल लो, ऐसा ही सही। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना मेरा नेचर था। सर आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से मेरा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया, तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था। और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी, कोई कौन पूछेगा मुझे। तो मेरा जीवन ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना तो मेरे मन में कोई इच्छा आई जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी
कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे सक्सेस के बाद ऐसा करने का किसका मन नहीं करता, मेरा भी करता है कि मैं हॉस्टल में रहूं फिर से। जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था, मुझ में बदलाव नहीं आया। उस पल को मैं जीना चाहता था, बिल्कुल। और जीने का तरीका ये है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब, लेकिन मैंने सबको बुलाया। 36-35 लोग इकट्ठे हुए थे और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की यादें ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रासु हरि मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूँ, इनका भी कुछ न कोई योगदान है मुझे बनाने में। बिल्कुल। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी, मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने, ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो नाता रहा नहीं था। तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में था, तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जिन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, कोई जीवन भर मेरा अपना तो खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता, तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो 4 चीजें की। मैं स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था उनको बुलाया, मेरे अपनी फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया। अगर आपको शायद आपको याद नहीं होगा, थोड़े साल पहले बैंगलोर आए थे, स्टार्टअप के लोगों से मिल रहे थे, एंड योर लास्ट मीटिंग ऑफ द नाइट आप हमसे मिले थे, एंड दे टोल्ड अस कि यू हैव 15 मिनट्स अलोन विद हिम, बट आधे घंटा बैठा था। एंड अगर आपको याद है, तभी भी मैं आपको सवाल ही पूछ रहा था। आई थिंक इट्स ईजियर टू आस्क क्वेश्चंस देन गिव आंसर्स। और मैं आपको ऐसी भी चीजें बता रहा था कि ये जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, वो जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, और आप सुन रहे थे। अगर आप इफ यू हैव टू थिंक कि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक आ रहा है ना, वो संभाल लेना यार, ठीक है? एज ग्रुप ऑफ पीपल अभी न्यू बना मैं जिससे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक थोड़ा इसके लिए तो मेरे लिए माइंड लास्ट कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? तो जहाँ 15-20 नौजवानों के बीच में ठा के मारता होगा, बोले वही खड़ा होगा वो। तो वे भी एक छवि थी मेरी। तो इसलिए शायद आज तो मैं हर क्षेत्र से, हर उम्र से दूरी महसूस नहीं करता हूँ। कनेक्ट वाला शब्द जितना शायद परफेक्ट आंसर तो मेरा नहीं होगा, लेकिन दूरी महसूस नहीं करता हूँ।
जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, a lot of very evolved thinkers वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है. Somebody coming from that school of thought into politics, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो पॉलिटिक्स में वो सेम आइडियोलॉजी कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, बचपन में जो कंपटीशन नहीं, वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी का कुछ नहीं होगा. ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो बच्चों का रहता है, ऐसा ही होगा मेरा. मैं नहीं मानता कोई फिलोसॉफी मुझे गाइड करती थी, ऐसा मैं नहीं मानता. मुझे लगता ठीक है, वो ज्यादा नंबर लाएगा, मैं अपना ज्यादा करूँ. तो दूसरा, मैं सब बंदर का व्यापारी जैसा था जी, जो हाथ लगे समय पर उसको छू लेता था मैं. तो मानिए कोई भी ऐसे कंपटीशन होगा तो मैं उसमें उतर जाऊंगा, नाट्य स्पर्धा होगी तो उतर जाऊंगा. यानी ये चीजें मैं सहज रूप से कर लेता था. अब मेरे यहाँ एक मिस्टर परमार करके मेरे टीचर थे, वो बड़े वो पीटी टीचर कहते हैं सर, फिजिकल ट्रेनिंग वाले टीचर. तो मेरे यहाँ एक हवेली में एक छोटा सा अखाड़ा था. तो मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ तो मैं रेगुलर जाता, मतलब सब सीखता था मैं उस समय. कुश्ती क्या होता है सर? कुश्ती और मलस्तंभ, जो क्या बात है, ये तो मुझे पता लकड़ी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, ये मैंने सुना है. इस पर जो खास करके महाराष्ट्र में वो मलस्तंभ होता है. अच्छा. वैसे वो मेरे शरीर को सुगठित बनाने के लिए उत्तम एक्सरसाइज है. वो एक प्रकार से खंबे पर करने वाला योगा है एक प्रकार से. तो मैं चला जाता, सुबह 5 बजे उठ के दोपहर चला जाता था, और वो भी मेरे पीछे मेहनत करते थे. लेकिन मैं खिलाड़ी नहीं बना, ठीक है, कुछ समय पे आया, छोड़ दिया, ऐसा ही रहा. क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनना, पर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आजकल ना कोई ज़्यादा लंबी वीडियो देखता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया. तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. बाकी बहुत अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ऐसी बातें जो ना हमने ना अभी तक ना सुनी नहीं है. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इंटरव्यू है, लगता है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को ना पूरी तरह से जान लिया, पर फिर मोदी जी कुछ ऐसी बात कर देते हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं यार, अभी जानना थोड़ा बाकी है, ठीक है. बाकी थोड़ा गला भी बैठा हुआ है आज मेरा, और बहुत कुछ है. जैसे कि ये जो किस्सा है, ये मैंने सुनी थी बात कि वो मकरंड के ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे, पर ये नहीं कि कुश्ती वगैरह भी, तो ये भी सीखने को मिला मुझे. बाकी ये कहूँगा कि अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर करूँगा, कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर थोड़ी ज़्यादा व्यू आए इसलिए टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, फिर मैं करूँगा इसका दूसरा पार्ट. नहीं तो मैं तो देखूँगा ही ना, ठीक है. बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय. बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा कौन सा पार्ट, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की ना नोटिफिकेशन मिल सकें, ठीक है. मिलते हैं, जय हिंद.